नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा प्लीडर्स में। तो आज के इस वीडियो में भाई काफ़ी टाइम बाद फिर से वीडियो बना रहा हूँ। ये बीच-बीच में गैप कुछ ज़्यादा ही आ जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। हम सीपीसी को एक नए तरीके से रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि सीपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादातर लोग फंसते ही फंसते हैं। और मुझे कई सारे रिक्वेस्ट भी आ रहे थे कि सीपीसी से रिलेटेड और सारे वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा कि यार बना देते हैं। हालांकि सेटअप नहीं था, फिर भी मैंने अपने हिसाब से सेटअप वगैरह जोड़ जाड़ के आज कोशिश की है कि कुछ बेहतर रिजल्ट आपको दिया जा सके। तो बेसिकली अगर बात करें डिग्री की, तो डिग्री को अगर आप सीधे से समझने पे आएंगे कि हाँ, सीधे डेफिनेशन ही पढ़ के इसका जो टू के क्लॉज 2 में दिया गया उसको पढ़ के इसको क्लियर कर लिया जाए, तो ये असंभव है। मात्र डेफिनेशन पढ़ के ही आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करूं। तो एग्जाम्पल से शुरू करने के लिए जरूरी ये है कि हाँ, आपको एक मूवी का एग्जांपल दिया जाए। बहुत ही फेमस मूवी है, उसी का एग्जांपल हम देते हैं। तो उसके लिए आप ये समझिए, जैसे आपने देखी होगी वो हेरा फेरी मूवी। तो हेरा फेरी मूवी में एक होते हैं ना, 3 पार्टीज होती हैं। जैसे सबसे पहले बाबू भैया होते हैं, फिर श्याम होते हैं, फिर राजू होते हैं। मान लीजिए इन तीनों ने मिलके, यानी कि अ, श्याम, राजू भैया, ओ राजू और बाबू भैया, इन तीनों ही ने मिलके एक 6 लाख रुपए लगाकर एक गैराज खरीदा, जिस गैराज का नाम है जनता गैराज। ठीक है, ये जनता गैराज इन्होंने खरीदा 6 लाख रुपए लगा के। अब कुछ टाइम बाद इन लोगों में मसला हो गया, मतलब किसी न किसी वजह से कोई मतभेद ऐसा शुरू हो गया कि समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई कौन सा हिस्सा किसको दिया जाए। जनता गैराज को लेके एक मसला हो गया। तो इन्होंने क्या किया, अब भाई जब मसला हो गया है तो अब खुद से तो सुलझा नहीं सकते। फिल्म में यार अलग चीज होती है कि मार पिटैया करके सुलझा लिया जाता है। इन तीनों में जो अंडरस्टैंडिंग थी, श्याम, राजू और बाबू भैया में, बहुत अच्छी थी। तो इन्होंने सोचा कि यार मार पिटैया ना करके कोर्ट का सहारा लिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, ये गए कोर्ट। और जब ये जाते हैं कोर्ट, ये गलत जगह चले गए भाई। हाँ, तो ये जब जाते हैं कोर्ट, तो कोर्ट में क्या किया जाता है, इन्होंने सूट फाइल करा। अब सूट कैसे फाइल किया जाएगा, तो सूट हमेशा प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जो किया जाएगा वो ऑर्डर 4 के अंतर्गत किया जाएगा। इन्होंने सूट फाइल करा। सूट फाइल करने के लिए क्या करा जाता है, हमें ऑर्डर 7 का सहारा लिया जाता है, जो कि प्लेंट के बारे में बात करता है। यानी कि इन्होंने एक प्लेंट फाइल करके मसला अपना बताया कि हाँ ऐसा ऐसा है। और यहाँ पे एक पार्टी मान लीजिए श्याम है, दूसरी पार्टी राजू और बाबू भैया हैं। तो श्याम ने ये सूट फाइल करा है, श्याम यहाँ पे प्लेंटिफ है। तो श्याम ने यहाँ पे जो प्लेंट फाइल करा, उसके बाद प्लेंट फाइल करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर राजू को और बाबू भैया को, यानी कि यहाँ पे राजू और बाबू भैया, इन दोनों को जाएगा सम्मन। ठीक है, अब इन दोनों को जब सम्मन जाएगा कि भैया अदालत में हाजिर हो और अपना रिटर्न स्टेटमेंट, जो भी आपका प्रतिपक्ष का कार्यवाही है, जो आप अपोजिट मतलब जवाब में जो भी जवाबी कार्यवाही करना चाहते हैं, उसको आप करिए। तो ये जब सम्मन जाएगा, उसके बाद ये लोग अपना रिटर्न स्टेटमेंट लेके आएंगे। रिटर्न स्टेटमेंट जो कि दिया गया है ऑर्डर 8 में। अब ये 30 दिन के अंदर अपना रिटर्न स्टेटमेंट लाएंगे। अब रिटर्न स्टेटमेंट के बाद क्या होगा भाई, वहां पर अगला मसला शुरू होगा, मतलब एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होगा। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज के बाद वो प्रोडक्शन ऑफ जो कि एविडेंसेस का होगा, विटनेसेस का प्रोडक्शन होगा, उनका एग्जामिनेशन होगा। और उसके बाद जाकर इन दोनों में ही एक तरह से होगा, दोनों पार्टीज में होगा आर्ग्यूमेंट कोर्ट में। और इसी बीच में कोर्ट जो है वो ऑर्डर 14 के अंतर्गत फ्रेम ऑफ इश्यू भी कर देगा, यानी कि फ्रेमिंग इश्यू फ्रेमिंग भी कर ही देगा। अब यहाँ पे जब आर्ग्यूमेंट हुआ और आर्ग्यूमेंट के बाद जो पार्टी जीतती है उसको देख के कोर्ट ने दोनों पक्षों के मामलों को, मसलों को देखने के बाद, उनके एलिगेशन को देखने के बाद यहाँ पर कोर्ट देती है जजमेंट। राइटिंग गंदी है, प्लीज आप लोग समझ लेना। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही राइटिंग बनती है मेरी। तो कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। जजमेंट बेसिकली क्या होता है, किसी केस पर जो केस की जो
किसी केस पर कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन होती है, जो उनको फील होता है कि इस केस में क्या मसला है और किसके पक्ष में जो है न्याय जा रहा है, किसके साथ अन्याय हो रहा है, वगैरह वगैरह करके वो जो रीजनिंग देते हैं उस केस में, वो होता है एक जजमेंट के अंतर्गत। यानी कि ये जो रीजनिंग दी जाता है बाय द कोर्ट, वो जजमेंट में आता है। और जजमेंट प्रोनाउंस करने के बाद ऐसा बताया गया है कि 30 दिन के भीतर डिक्री आ जानी चाहिए। अब डिक्री क्या होता है? एक तरह से फाइनलिटी ऑफ अ सूट, जो पूरे सूट को फाइनल करके सम अप किया जाता है, जिसको एक कहते हैं ना फॉर्मल वे में जिसका एग्जीक्यूशन करा जाता है, वो होती है एक डिक्री। यानी कि सिविल केसेस में केस खत्म तभी माना जाएगा जबकि डिक्री आ जाएगी और उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जाती है। और अगर अपील की जाती है तो अपील में जब अपीलेट डिक्री आ जाती है तब माना जाता है कि एक केस फाइनल हो गया। तो ये पूरा मसला है। तो आप समझ रहे हैं ना भाई, कहाँ से मसला चला राजू भैया, श्याम भैया और बाबू भैया के बीच में, जो कि सूट से शुरू हुआ, सूट प्लेंट से स्टार्ट हुआ, प्लेंट के विपक्ष में प्लेंट के प्रत्युत्तर में एक रिटन स्टेटमेंट आया, रिटन स्टेटमेंट के बाद आर्गुमेंट, फिर जजमेंट, फिर जाके आई डिक्री। यानी आप डिक्री को ऐसे समझ सकते हैं कि डिक्री वो मक्खन है, ऐसे समझिए, डिक्री वो मक्खन है जो कि इस संपूर्ण दही को मथने के बाद जाके निकलता है। तो आप इसको डिक्री को एकदम से नहीं समझ सकते। आपको अगर आपको पूरी डिक्री को सही से समझना है तो इस पूरे दही को, इस पूरे संपूर्ण सीपीसी को मथना पड़ेगा, उसके बाद आपको यह डिक्री समझ में आएगा। फिर भी अगर आपने थोड़ा बहुत भी सीपीसी पढ़ा हुआ है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी चीजें बताने वाला हूँ थोड़ा सा गौर करके सुनिएगा, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। और अगर आपको ये सब समझ में आता है और आपको जरूरत लगती है, आप कमेंट में कहेंगे तो ये जो नोट्स मैं बना के लाया हूँ मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम किस किस चीज के बारे में, किस किस पॉइंट के बारे में पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल मीनिंग ऑफ डिक्री, यानी डिक्री की क्या मीनिंग हो सकती है। भाई ये तो गलत हो गया। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल मीनिंग ऑफ डिक्री। सेकेंडली हम बात करेंगे सेकेंडली हम बात करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ डिक्री क्या है, कहाँ पे दी गई है और क्या क्या इसके एलिमेंट्स हैं, वो हम थर्ड पॉइंट में इनके एलिमेंट्स से वो करेंगे। और यहाँ पे कलर बदल लेना चाहिए क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहा है, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम टाइप्स ऑफ डिक्री, और टाइप्स ऑफ डिक्री में उसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही आराम से, इत्मीनान से चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले पॉइंट के बारे में कि डिक्री का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जो द टर्म डिक्री है वो आया है एक लैटिन टर्म से जिसको कहते हैं डेक्रीटम। और डेक्रीटम का मतलब होता है किसी भी कोर्ट का डिसीजन या ऑर्डर। यानी कि हम एक डिक्री को बेसिकली लैटिन टर्म में भी और इसका जो इंग्लिश वाला टर्म है उन दोनों में ही एक तरह से कोर्ट का डिसीजन या ऑर्डर ही मानते हैं। अब इसको डिफाइन इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 2 के क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी में, जहां पर ऐसा बताया गया है कि डिक्री मींस, एक मिनट होल्ड ऑन, हाँ यहाँ पर बताया गया कि डिक्री मींस द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फॉर एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट। अब इसको ये समझ सकते हैं कि डिक्री का मतलब एक ऐसा फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसी औपचारिक अभिव्यक्ति होती है जो किसी एडजुडिकेशन से रिलेटेड होती है। एडजुडिकेशन को हम हिंदी में कहते हैं न्याय निर्णयन। यानी कि एक जब न्याय निर्णयन, एक एजुकेशन हो रहा होता है तो उसका जो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन, औपचारिक अभिव्यक्ति जो निकल के आती है, जो कि कोर्ट एक्सप्रेस करता है, वो डिक्री का मतलब होता है, जो कि कंक्लूसिवली डिटरमाइंस the rights of the parties with regards to all or any of the matter in controversy in the suit and may be either preliminary or final। और इसके आगे लिखा होना चाहिए partly preliminary या partly final, क्योंकि ये दिया गया है एक्सप्लेनेशन में। अब आगे की चीज बात करते हैं कि जहां तक कोर्ट इसको एक्सप्रेस कर रहा है, ये किसी पार्टी के राइट से डील करता है, और केवल पार्टी के राइट से डील नहीं करता, उन राइट से डील करता है जो कि मैटर इन कंट्रोवर्सी हैं, जो एक सिविल सूट में होते हैं और जो कि
प्रिलिमिनरी भी हो सकते हैं यानी प्रारंभिक हो सकते हैं, फाइनल हो सकते हैं यानी कि अंतिम भी हो सकते हैं, और पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल भी हो सकते हैं यानी कि आंशिक प्रारंभिक भी हो सकते हैं, आंशिकता वो पूर्ण भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें ये सेक्शन 2.2 में बताई गई हैं। अब ज्यादातर लोग क्या होते हैं कि उनको ये डेफिनेशन पढ़ के एकदम हक्के बक्के रह जाएंगे, अरे भैया क्या हो गया, आप तो बेहोशी वोशी आने लगी, अब तो जलजीरा पीना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, डेफिनेशन में हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से पढ़ना, उसके बाद इनके एसेंशियल एलिमेंट आपको डेफिनेशन में मिल जाएंगे, बस आपको थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करना होता है। अब क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है यहाँ पे मैंने रेड रेड मार्क करके दिया हुआ है रेड कलर से, आप देख लीजिए। बाकी नीचे तो हम इसके बारे में सही से बात करेंगी। तो आपको डेफिनेशन को, आपको हर एक बेयर प्रोविजन को अच्छे से तोड़ना आना चाहिए। जिस दिन आपको बेयर एक्ट को तोड़ना आ गया, बेयर प्रोविजन को तोड़ना आ गया, उस दिन असल में आप कानून अच्छी तरह से सीख गए। तो अब इसमें क्या क्या इंक्लूड, अब ये तो डिक्री की बात बता दी गई जो कि एक्सप्रेस वे में दी गई है, यानी कि इनको खुल के कहा गया कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो डिक्री है नहीं, लेकिन उनको डिक्री बताया गया है। इनको हम कहते हैं डीम्ड डिक्री, और जिसको हिंदी में कहते हैं मानक डिक्री। तो क्या क्या होता है मानक डिक्री, वो हम देख लेते हैं। तो इनमें सबसे पहला मानक डिक्री में आता है रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट, जो कि ऑर्डर 7 के रूल 11 में दिया गया है। अब रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट क्या होता है भाई, मैंने प्लेंट के वीडियो में पेल के भर भर के ज्ञान ठेला हुआ है, वहां जाके प्लीज देख लीजिएगा यार। सेकेंड पॉइंट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, जो कि बात करता है रेस्टिट्यूशन से। रेस्टिट्यूशन को हिंदी में क्षतिपूर्ति भी कहते हैं और पुनर्स्थापन भी कहते हैं, यानी कि पुनर्स्थापन से संबंधित कोई भी ऑर्डर जो कोर्ट के थ्रू दिया गया है वो भी डिक्री माना जाएगा। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें जो इतना प्रोविजन बताया गया ये तो डिक्री है ही, जो कि कोर्ट मतलब डिक्री के सारे एसेंशियल टर्म को ये कंप्लाई कर रहा है, उनको पूर्ण कर रहा है। लेकिन उसके अलावा ये चीज़ें जो कि डिक्री के एसेंशियल्स को पूर्ण नहीं करती, फिर भी इनको डीम्ड डिक्री या मानक डिक्री माना गया है। मानक डिक्री का मतलब होता है एक तरह से लीगल फिक्शन बना दिया गया है इनके ऊपर। इसको आप कह सकते हैं कि एक ऐसा लीगल फिक्शन बना दिया गया है जो कि डिक्री ना होते हुए भी इनके डिक्री की मान्यता दी गई है, इनको मानक दे दिया गया है, उपाधि दे दी गई है, ऐसा समझिए। ठीक है। अब इसके अलावा इसमें एक चीज और बताई गई भाई बहुत साफ तरीके से कि इसके डिग्री के अंतर्गत क्या क्या चीज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इसमें ऐसा एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, जो कि सेक्शन 104 एंड ऑर्डर 43 में दिया गया है, यानी कि कोई एक ऐसा ऑर्डर जिसको इतनी छूट दे दी गई कि हाँ चलो तुम ऑर्डर तो है, लेकिन यार अगर समस्या होती है तो तुम्हारे अगेंस्ट में अपील भी की जा सकती है। तो हालांकि अपील तो डिक्री के ही मामले में ज़्यादातर की जाती है, लेकिन इनमें ऐसा दे दिया गया कि हाँ चलो तुमको, जैसे बच्चे होते हैं ना घाता पाता दिया जाता है, उनको दूधू भातू कर दिया जाता है। यहाँ पे कोई दूधू भातू टाइप का सीन है कि ऑर्डर तो हो, लेकिन हमने तुमको अपील वाला अधिकार दे दिया कि अगर तुम आए हो और तुम्हारे अगेंस्ट व्यक्ति को कुछ खलिश लग रही है तो अपील कर सकता है। और बी पॉइंट में ऐसा बताया गया है कि एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। अब डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट कब होता है कि मान लीजिए कोई प्लेंट लाया गया, हालांकि जो डिफॉल्ट होता है वो हमेशा प्लेंट में ही होता है, अब बाद आगे जाके खारिज नहीं होता, शुरू में ही खारिज होता है। तो कोई ऐसा टेक्निकल ग्लिच आ गया, कोई ऐसी डिफॉल्ट प्लेंटिफ ने कर दी, पार्टी ने कर दी, जिसकी वजह से उसका प्लेंट खारिज हो गया, तो इसको ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट बोलते हैं। तो इन दोनों को एक्सप्रेस तरीके से मनाही कर दी गई है कि भैया इनको डिक्री नहीं माना जाएगा। ठीक। अब एक्सप्लेनेशन में वही चीज़ जो मैं पहले बता चुका हूँ कि डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है, पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल भी हो सकती है। अब इसके एसेंशियल्स पे आते हैं कि डिग्री के क्या क्या एसेंशियल्स बताए गए हैं। तो एसेंशियल में सबसे पहली चीज बताई गई कि देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। द टर्म एडजुडिकेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा का पूरा सिविल सूट इसी पे निर्भर करता है। तो एडजुडिकेशन को आप ऐसे समझिए कि एडजुडिकेशन का मतलब होता है जब कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है, जब कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है टू डिटरमाइन अ मैटर इन इशू। ठीक है। जब कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है
कि किसी मैटर एंड इशू को कैसे रिजॉल्व किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके, तो उस पूरी प्रक्रिया को, संपूर्ण प्रक्रिया को एडजुडिकेशन बोलते हैं। अब जुडिशियल माइंड के अप्लाई करने का मतलब हुआ कि कोर्ट केस के मेरिट और डिमेरिट पे जाके ही फैसला देगा। ऐसा नहीं कि शुरू शुरू में आती प्राइमा फेसाई आती, हाँ देख लिया तुम्हारी शक्ल चोरों की तरह है और तुम्हारी शक्ल अच्छी है तो चोर वाला ही बंदा गलत होगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। पूरा पूरा केस आखिरी तक चलने दिया जाता है, आखिरी में जाके पता चलता है कि भाई गलत कौन है, सही कौन है। तो जहाँ पर कोर्ट पूरी प्रक्रिया के बाद मेरिट पे कोई फैसला देता है तो उसको, उस पूरी प्रक्रिया को एडजुडिकेशन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है द एडजुडिकेशन शुड बी डन इन अ सूट। अब यहाँ पे मसला के सूट पे अटक जाता है। सूट की डेफिनेशन कोड ने एकदम एक्सप्रेस वे में नहीं बताई, लेकिन कई सारे केसेस हैं, जैसे हंसराज का केस है जिसमें वो देहरादून मसूरी वाला मसला फंस जाता है, तो उसमें सूट को डिफाइन करते हुए ऐसा बताया गया है कि सूट का मतलब ये होता है कि जब कोई केस है वो या फिर प्लेंट से शुरू होगा, प्लेंट के प्रेजेंटेशन के पश्चात, या फिर वो किसी एप्लीकेशन से शुरू होगा। ठीक है, तो सिविल सूट में जब केस जो होता है वो प्लेंट या एप्लीकेशन से जो शुरू होता है तो उसी को सूट बोलते हैं। सूट से हमारा तात्पर्य हमेशा सिविल सूट से होगा, कभी भी इसमें हम क्रिमिनल को नहीं लाते। तो अब प्लेंट को सीपीसी में बताया गया, प्लेंट को ऑर्डर 7 सीपीसी में बताया गया, लेकिन एप्लीकेशन का क्या मतलब है? आपने देखा होगा, अगर आप केस वगैरह करते हो तो आपने देखा होगा हिंदू मैरिज एक्ट और गार्जियन एंड वार्स एक्ट वगैरह, इन सारे एक्ट्स में जो होता है वो जो सूट होता है, जो केस होता है, वो हमेशा एक एप्लीकेशन के प्रेजेंटेशन पे शुरू होता है। तो उस चीज़ को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है कि जो एडजुडिकेशन है वो हमेशा सूट से ही प्रारंभ होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज इट मस्ट डिटरमाइन द राइट्स ऑफ पार्टीज रिगार्डिंग द मैटर इन डिस्प्यूट। अब यहाँ पे मसला फंस जाता है मैटर इन डिस्प्यूट से। मैटर इन डिस्प्यूट क्या होता है? बहुत ही जनरल टर्म में आपको बता दें कि एक ऐसा मैटर, एक ऐसा तथ्य, एक ऐसा वाद जिसमें कि एक बंदा किसी चीज़ के होने का आरोप लगाता है और दूसरा उसको खारिज करता है। यानी कि एक बंदा यहाँ पे एलिगेशन लगाता है और दूसरा बंदा उससे मना करता है, डिनाई करता है। तो उस मैटर को, उस पूरे पॉइंट को मैटर इन डिस्प्यूट बोलते हैं, और जो कि किसी पार्टी के राइट से रिलेटेड होना चाहिए। ये इसका थर्ड एसेंशियल टर्म है, एसेंशियल एलिमेंट है जो बताया गया है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ राइट शुड बी ऑफ कंक्लूसिव नेचर। अब कंक्लूसिव नेचर का मतलब क्या हुआ कि भाई देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ एक केस शुरू हुआ, उसमें कुछ रिलीफ तो दे दिया गया, कुछ फैसला तो दे दिया गया, लेकिन वो केस पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया, वो केस चल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ होना बाकी रह जाता है, तो वो कंक्लूसिव नेचर का नहीं माना जाएगा। कंक्लूसिव नेचर तब माना जाएगा जबकि केस को पूरी तरह से फाइनली डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, उसमें कुछ भी करना ना बचे, तो उसको कंक्लूसिव नेचर बोलते हैं। कंक्लूसिव नेचर का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये कंक्लूसिव नेचर का नहीं होगा तो ये सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी यानी कि रेस जुडिकाटा से हिट नहीं करेगा। तब वो आगे जाके मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग और हैरेसमेंट ऑफ पार्टीज वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आएंगी। इसीलिए उस सूट को, उस केस को, जो राइट का डिटर्मिनेशन है वो कंक्लूसिव इन नेचर होना चाहिए। And the fifth point is there must be a formal expression of such adjudication। यानी कि फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब होता है औपचारिक अभिव्यक्ति, जो कि ऑर्डर 20 रीड विद सेक्शन 33 में बताई गई। ऑर्डर 20 डील करता है जजमेंट एंड डिक्री के बारे में, सेक्शन 33 भी जजमेंट एंड डिक्री के बारे में डील करता है, जिसमें कि डिक्री के कंटेंट्स वगैरह जैसे रूल 6, रूल 7, 8 वगैरह, ये डिक्री के कंटेंट बताए गए हैं। तो इन सारी रूल्स को कंप्लाई करता हुआ जो होता है वही एक फॉर्मल एक्सप्रेशन माना जाएगा और वही आगे जाके डिक्री बनेगा। यानी कि डिक्री के बनने के लिए ये अति आवश्यक हो जाता है कि एक फैसले के अंतर्गत ये सारी एसेंशियल चीज़ें होनी ही चाहिए। अगर ये एसेंशियल चीज़ें नहीं हैं तो वो डिक्री नहीं मानी जाएगी। अब कौन कौन से डिसीजन है जो डिक्री माने गए हैं, जैसे कि ऑर्डर ऑफ अबेटमेंट ऑफ सूट, डिसमिसल ऑफ अपील एज टाइम बार्ड, डिसमिसल ऑफ सूट और अपील ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एविडेंस ऑफ प्रूफ, रिजेक्शन ऑफ प्लेन
भाई रिजेक्शन ऑफ प्लांट, ये प्लेंट होना चाहिए, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिक्री मानी गई हैं। और कौन कौन सी डिक्री नहीं मानी गई हैं, तो ये कई सारी चीज़ें मैंने दे रखी हैं। डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट, अपील फॉर डिफॉल्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर इन ऑर्डर टू टेक अकाउंट, ऑर्डर फॉर रिमांड, ऑर्डर ग्रांटिंग इंटरिम बिल, ये सब चीज़ें ये डिक्री नहीं मानी गई हैं। अब हम आते हैं अपने आखिरी वाले पे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले प्रोविज़न पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले पोर्शन पे, जो कि है टाइप्स ऑफ डिक्री का, कि डिक्री के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहला है भाई प्रिलिमिनरी डिक्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक डिक्री। प्रारंभिक डिक्री वो डिक्री होता है जबकि एक सूट में किसी पार्टी के राइट्स रिलेटेड कुछ काम कर दिया जाता है, लेकिन पूरी तरह से उसको ख़त्म नहीं किया जाता, कुछ ना कुछ होना उसमें बाकी रह जाता है, यानी कुछ ना कुछ डिसाइड करना बाकी रह जाता है, तो इसको प्रिलिमिनरी डिक्री बोलते हैं। शंकर वर्सेस चंद्रकांत के केस में ये बताया गया है कि प्रिलिमिनरी डिक्री इज अ डिक्री इन विच राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज आर डिक्लेयर बट एक्चुअल रिजल्ट इज लेफ्ट टू बी डिसाइडेड इन फर्दर प्रोसीडिंग, यानी कि कुछ ना कुछ अभी आगे होना बाकी रह जाता है। जैसे कि ऑर्डर 20 के रूल 12 से लेके 18 तक के जितने भी प्रोविजन दिए गए हैं वो प्रिलिमिनरी डिक्री के बारे में बात करते हैं। सेकेंड इज फाइनल डिक्री। फाइनल डिक्री क्या होता है कि एक जब प्रिलिमिनरी डिक्री के बाद जब सूट पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और उसमें पार्टीज के राइट्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था, पूरी तरह से क्लियर कट बता दिया जाता है, जो कि सूट को फाइनली एकदम से डिस्पोज ऑफ कर देता है, सारे मैटर एंड इश्यू को सेटल कर देता है, तो इसको हम फाइनल डिक्री बोलते हैं। यानी कि इसकी दो चीज़ें होनी चाहिए, पहली बात सूट को कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, दूसरी बात ये मैटर एंड इश्यू से रिलेटेड सारे चीज़ें हैं उनको सेटल कर देना चाहिए, तभी एक फाइनल डिक्री मानी जाएगी। अब फाइनल डिक्री डज नॉट लीव एनी मैटर टू बी डिसाइडेड फर्दर, ये तो साफ साफ। इट इज कंसीडर्ड एज अ फाइनल डिक्री इन द फॉलोइंग ईयर्स। कैसे कैसे किसी एक डिक्री को फाइनल डिक्री माना जाएगा, उसमें दो तीन चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि जब कोई अपील का प्रोविज़न दिया तो गया है लेकिन कोई अपील नहीं की गई है, तब वो फाइनल डिक्री हो जाएगा। या फिर अपील फिल तो की गई है लेकिन उसको डिसाइड कर दिया गया है, तब वो फाइनल हो जाएगा। मैटर इन डिक्री हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द हाईएस्ट कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट से तभी डिसाइड किया जाएगा ना जब अपील जाएगी। एंड द थर्ड पॉइंट इज व्हेन द डिक्री पास बाय द कोर्ट डिस्पोज ऑफ द सूट कंप्लीटली। ये उन प्रोविजंस में होता है जहां पर ना तो कोई अपील होती है ना ही कोई रिव्यू होता है, जैसे कि सेक्शन 6 ऑफ SR है जिसमें ऐसा बताया गया है कि इस प्रोविजन के मामले में कोई अपील, कोई रिव्यू ले डाउन नहीं करेगा। एंड द थर्ड टाइप इज पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री। पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिक्री क्या होता है कि इसमें कुछ चीज़ें प्रिलिमिनरी के नेचर में होती हैं और कुछ चीज़ें फाइनल के रूप में होती हैं। अब इसको आप कैसे समझेंगे, जैसे आप इसको आप जैसे एक ये इलस्ट्रेशन है, इससे देख लीजिए। इफ देयर इज अ सूट ऑफ पोजेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अलोंग विद द इशू ऑफ मीन प्रॉफिट एंड द कोर्ट इज ऑब्लिगेड। कोर्ट ने ऐसा किया कि पास अ डिक्री डिसाइडिंग द पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, किसके पास पोजीशन जाएगा ये डिक्री पास कर दी, और ये डायरेक्ट कर दिया कि एक इंक्वायरी बिठाई जाएगी कि मेन प्रॉफिट को डिसाइड किया जा सके। तो ये दो ऑर्डर कोर्ट ने किया, तो जिसमें पहला ऑर्डर है ये फाइनल डिक्री माना जाएगा और जो दूसरा ऑर्डर है ये प्रिलिमिनरी डिक्री माना जाएगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे फिर से वही मसला उठाते हैं जो कि श्याम ने राजू और बाबू भैया के खिलाफ जो लेकर गया था। मान लीजिए श्याम और बाबू भैया के बीच में ऐसा मसला हो गया कि ये जो जनता गैराज है 6 लाख में हम तीनों ने खरीदा था, लेकिन इसमें हिस्सा नहीं पता चल रहा है कौन किसका हिस्सा है। जैसे मान लो ये जनता गैराज है, अब इसमें कौन किसका हिस्सा है, कौन कहाँ से कितना पाएगा, क्या लेगा, ये पता नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि श्याम ने एक सूट फाइल किया जो कि राजू और बाबू भैया के खिलाफ है। तो वहाँ पर कोर्ट क्या करता है, कोर्ट क्या करेगा कि अगर कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया, कोर्ट ने ये आदेश दिया कि मान लो यहाँ पर जो भी ये जनता गैराज है इसका 1/3 जो है वो इन तीनों में बटेगा। तो ये जो 1/3 वाला आदेश आया ना कि 1/3 पार्ट 1/3 प्रोविजन जो है
पोजीशन वो इन तीनों को मिलेगा। तो ये तो प्रिलिमिनरी डिग्री हो जाएगी कि हाँ 1/3 मिलेगा इन लोगों में। लेकिन उसके बाद जब डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट 1/3 राजू को मिलेगा या ये वाला पार्ट 1/3 राजू को मिलेगा या फिर ये वाला पार्ट जो है वो 1/3 राजू को मिलेगा, इस चीज को जब एक सूट के थ्रू फाइनल किया जाएगा तो इसको हम फाइनल डिग्री कहेंगे। लेकिन मान लो इस संपूर्ण, ये जो पूरा संपूर्ण जनता गैराज है इस पे आके तोतला सेठ कब्जा कर लेता है। अब तोतला सेठ ने कब्जा कर लिया तो इन तीनों ने मिलके एज अ प्लेंटिफ तोतला सेठ के खिलाफ एक सूट फाइल किया कि भैया, कोर्ट से बोला कि महोदय इन्होंने हमारे उस पे जनता गैराज पे कब्जा कर लिया है और हमें कब्जा दिलाइए। तो कोर्ट यहाँ दो तरह के आदेश पारित करता है, जिसमें पहला आदेश ये होता है कि सुनो तोतले भाई, ये जो पोजीशन है, ये जो जनता गैराज है, ये आप श्याम, राजू और बाबू भैया के हवाले कर दो। और दूसरा कोर्ट यहाँ पर ये फैसला देता है, ये डिग्री पास करता है कि एक इंक्वायरी बिठाओ और पता करो कि ये जनता गैराज में भाई इतनी सारी दुकानें हैं, इतने सारे चाल हैं, तो इसको तोतला सेठ ने किराए विराए पे तो चढ़ाया होगा, और अगर नहीं भी चढ़ाया होगा, अगर चढ़ाया है तो कितना प्रॉफिट हुआ है, और अगर नहीं चढ़ाया तो नहीं चढ़ाने की वजह से कितना लॉस हुआ है श्याम, राजू और बाबू भैया को, विद इंटरेस्ट जो है वो इनका मेन प्रॉफिट इनको दिलाया जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा एक तरह से फाइनल डिग्री। तो इन दोनों को ही अगर देखा जाए तो ये वाला जो पहला डिग्री है जो पोजीशन के बारे में बात करता है, ये इनका फाइनल डिग्री हो जाएगा, और जो दूसरा प्रोविजन जो कि इंक्वायरी बिठाने की बात करता है, ये प्रिलिमिनरी डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर कभी कभी मसला ये आके फंसता है, कई बार लोग, ऐसा होता है ना टीचर्स वगैरह या पेपर में ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है कि कितने नंबर्स ऑफ फाइनल डिग्री और कितने नंबर्स ऑफ प्रिलिमिनरी डिग्री हो सकते हैं। तो भाई इसमें भी बीच में बहुत झगड़ा मसला वगैरह हुआ, तो कई सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में, कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ने ये कहा कि भैया जितने चाहें, जितनी आवश्यकता पड़ती है उतने प्रिलिमिनरी डिग्री हो सकते हैं, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो एक से ज़्यादा फाइनल डिग्री भी हो सकती है। तो ये पूरा मसला था। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पूरे रिटन मटेरियल को, इस पूरे नोट्स को अपलोड करूं अपने चैनल पे, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, कोशिश करूंगा कि आज से मैं कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाऊँ। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।